हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखे थे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट किए थे ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग देखे थे कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ता है नॉर्मली, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो घटता है। अब किस प्रकार से बढ़ता है हम आपको बताए थे कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो सबसे कम होता है। और पार्शियल फील्ड का जैसे हम लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाता है, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉर्मली क्या होता है, घटता है। लेकिन तृतीय आवर्त के जो तत्व होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता द्वितीय आवर्त के तत्वों से अधिक होता है। कारण भी बताए थे आपको, ये भी बताए थे कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है ना। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट किए थे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग देखे थे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस मतलब इकाई रहित, उसकी कोई यूनिट ना होती। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर नहीं करता। वहाँ पे हम लोग थ्योरी पढ़े थे कि जब दो परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हो और किसी एक परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो तो वो क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता। अगर डेल्टा EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मान अगर किसी का ज्यादा है किसी अन्य परमाणु से, तो ज्यादा वाला जो परमाणु होगा वो कम वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। वही देखे थे पिछले क्लास में ना। और ये भी देखे थे कि अगर दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर शून्य आता है तो वो नॉन पोलर होता है, अगर शून्य नहीं आता तो पोलर होता है। तो आज देखें हम लोग EN के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के विभिन्न स्केल के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्केल पॉलिंग स्केल, सबसे इंपॉर्टेंट स्केल पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिंग ने क्या किया, पॉलिंग ने पीरियोडिक टेबल में तत्वों के स्केल बनाए और जिसपे विभिन्न प्रकार के तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता के मान बताए। हाइड्रोजन का कितना है 2.1, ये आपको याद करना है। अब याद करना बहुत आसान ना, मतलब रटना नहीं है ना, लॉजिक देखें। हाइड्रोजन का क्या 2.1, लिथियम का कितना है 1। अब बताएं बेरिलियम का कितना 1.5, बोरान का कितना 2.0, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3.0, ऑक्सीजन 3.5 और फ्लोरीन का 4। अब बताएं जब लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 0.5 से। देख सब में 0.5 का अंतर है, तो याद रखिएगा। पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आसान हो जाएगा ना, और आसान हो जाएगा ना। तो पता चला बीच में कोई पूछ लिया, फंस गए। उसके बाद देखें यहाँ पे सोडियम का कितना है 0.9, मैग्नीशियम का 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5 और 3.0। अब बताएं कितने से बढ़ रहा है, 0.3 से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है 0.3 से। यहां से थोड़ा आपको दिक्कत है, यहाँ पे 0.4 और 0.5 का डिफरेंट है। अब आप देखें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो देखें हाइड्रोजन का 2.1, लिथियम का 1, सोडियम का 0.9। तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। अब जैसे मान लें यहाँ पे हाइड्रोजन का दिया हुआ है, लिथियम का दिया हुआ है, सोडियम का दिया हुआ है। अब पोटेशियम का आपसे पूछ लिया तो बताएं कि पोटेशियम का 0.9 से ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा ना। एक केस हम यहाँ लिख भी दिए हैं, जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो बताएं टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो इसका मतलब क्या, जैसे मान ले ये पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो EN क्या होएगा, बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो EN क्या होएगा, घटेगा ना, पूरी पीरियोडिक टेबल में। और ये नॉर्मल केस नहीं है, ये ऐसा मतलब हमेशा रहेगा ना। अब देखें हम जीरो वर्ग को ना लिखें, शून्य वर्ग को ना लिखें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, नेडॉन, तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना वो शून्य होता है। अब उस कारण क्या है शून्य होने का, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो सहसंयोजक बंध के गुणों को दर्शाता है, सहसंयोजक बंध के। और जितने भी अक्रिय गैस है कोई भी सामान्यतः यौगिक का निर्माण नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो पहले से अक्रिय अवस्था में, उदासीन अवस्था में, उनका अष्टक पूरा है। कोई भी तत्व बंध क्यों बनाता है, अष्टक पूरा करने के लिए, तो उनका अष्टक पहले से पूरा रहता है। तो बताएं जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, फ्लोरीन का। याद रखिएगा सबसे ज्यादा यूज में यही आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम आपको पिछले लेक्चर में बताएं, ये स्केल आपको याद रहेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, याद रखिएगा ना। अब आए मुलिकन, एक वैज्ञानिक थे, मुलिकन ने स्केल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके। मुलिकन ने बताया कि जो IP होते हैं, ये मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
ये क्या है? मोलिक्यूलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो आईपी होते हैं, आईपी मतलब आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, तथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता का योग का जो औसत होता है वही क्या कहलाता है? पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इन्होंने विद्युत ऋणात्मकता का मान निकालना बताया था कि आयनन ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो योग का औसत होएगा वही क्या होएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान। किसने बताया था? मोलिक्यूलर ने। अब जैसे मान ले कोई एग्जांपल ले लिए, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि बताएं एक तत्व X है जिसके IP का मान 2.1 तथा EA का मान 0.3 है, तो बताएं उसका EN क्या होएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होएगा? तो यहाँ पे 2.1 यहाँ पे 0.3/2 योग करके भाग कर दे दो, जो आएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव मान हो जाएगा ना। और दूसरा केस, अब जब मोलिक्यूलर ने अपना फार्मूला दिया था तब उसी टाइम पॉलिंग ने एक ठो फार्मूला दिया। पॉलिंग ने क्या बताया कि XP = XM/2.8। XP इसको बोलते हैं पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आप लोग जानते हैं मोलिक्यूलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मोलिक्यूलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मान आएगा, जैसे अभी एक ठो एग्जांपल लिए, एक तत्व X है जिसके IP का मान 2.1 और EA का मान 0.3/2। अब वहां पे जब वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? XM आएगा। XM का मान रख दें बाई 2.8, वैल्यू का आ जाएगा XP का ना। या फिर यहां देखें, यहाँ XP = IP + EA/2 × 2.8, यही ना है। इसको उठा के यहाँ पे रख दिए वैल्यू। अब डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है पहले XM निकाले उसके बाद XP निकाले। अब डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं XP का वैल्यू। तो इन्होंने देखिए क्या बताया था कि ये क्या है? XP पॉलिंग स्केल के साथ इन्होंने संबंध बताया था, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। XP = 0.395 XAR + 0.744। EXAR क्या है? X मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, AR मतलब एटॉमिक रेडियस ना, AR मतलब एलार-डार्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना। तो ये एलार-डार्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू रखें, XP की गणना कर लें ना। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो एलार-डार्सो है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इनमें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? पॉलिंग स्केल। ये स्केल आपको याद रहना चाहिए हमेशा, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट स्केल ना। तो आज देखें, जैसे जिसका EN का मान कम होएगा उसके धनायन क्षमता, धनायन कैपेसिटी ज्यादा होएगा, और जिसके EN का मान ज्यादा होएगा उसकी ऋणायन कैपेसिटी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या कि जिसके EN का मान ज्यादा होएगा उसका धनायन कैपेसिटी कम होएगा, और जिसके EN का मान कम होएगा उसकी ऋणायन कैपेसिटी कम होगा। ये भी लिख सकते हैं ना। कहने का अर्थ क्या कि जो EN होता है, EN वो यूनिवर्सल होता है मेटेलिक प्रॉपर्टीज के। यूनिवर्सल होता है किसके? मेटेलिक प्रॉपर्टीज। EN इसका मतलब कि जिसका EN सबसे ज्यादा उसका धात्विक लक्षण सबसे कम, और EN समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। जैसे देखें यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो अब बताएं ये कौन है? धातु। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, ये क्या हो जाएंगे? अधातु 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 ना। अब बताएं जब लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। या फिर यहां से वैल्यू भी देख लें आप लोग, लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होएगा? बढ़ेगा। सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका? फ्लोरीन का। अब बताएं जिसका EN सबसे कम, EN सबसे कम किसका है? देखिए यहाँ पे लिथियम का। जिसका EN सबसे कम उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो इनमें मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका? लिथियम का। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका? फ्लोरीन का। अब जैसे मान लें लेफ्ट टू राइट गए, टॉप टू बॉटम आए, यहाँ पे क्या? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम।
अब टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है ना। तो बताएं जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, सीजियम का। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम का। बताएं सबसे ज्यादा धात्विक गुण कौन प्रदर्शित करेगा इसमें, फर्स्ट है ना, सबसे ज्यादा धात्विक गुण कौन प्रदर्शित करेगा, सीजियम। ये केस है ना, En इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर, En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ना। अब En के बहुत केस देखेंगे हम लोग ना। अभी पिछले क्लास में हम En का केस बताए थे, ऑक्सीडेशन नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने गए तो इसका मतलब हम लोग एचडी की स्ट्रेंथ भी निकाल ली, जिसका En सबसे ज्यादा है उसका एचडी की स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा। बताएं सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होएगा इसमें, जिसका En सबसे ज्यादा। En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अम्लीय सामर्थ्य, एचडी की स्ट्रेंथ। तो बताएं सबसे ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य किसका होगा, फ्लोरीन का। सबसे कम किसका अम्लीय सामर्थ्य, लिथियम का। अब जिसका अम्लीय सामर्थ्य सबसे कम उसका क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा ना। तो और केस देखें इसका En का, तो देखें डेल्टा En के अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग में पहला केस हम लोग लिखे हैं कि डेल्टा En जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड पोलैरिटी के। अब बॉन्ड पोलैरिटी का अर्थ क्या, बंध की ध्रुवीयता। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल ए बी, अभी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिए ए बी, तो बताएं यदि इनके बीच का अंतर, इसका डेल्टा, इसका En दिया हुआ, इसका En दिया हुआ, इनके बीच का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, डेल्टा En ना। तो अगर डेल्टा En का मान 0 आया, मतलब दोनों का अंतर कितना आया, 0, तो अणु कैसे होंगे, नॉन पोलर। और यदि 0 ना आया तो अणु कैसे होंगे, पोलर। इसका मतलब समझते हैं, जितना ज्यादा डेल्टा En का मान होएगा उतना ज्यादा वो क्या होंगे, बंध की ध्रुवीयता, उतने ज्यादा पोलर होंगे, ध्रुवीय होंगे ना। और केस देखें कि जो डेल्टा En होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट केस। अभी यहां पे हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, लेकिन आप समझ ना पाएंगे इसको। हम लोग विस्तार में कहां पढ़ेंगे, डिटेल्स में, केमिकल बॉन्डिंग में। कहां पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में ना। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो यही यहां पर इसे बता दे रहे हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है क्या। इसका जो संकरण आएगा वो sp3, इसका जो संकरण आएगा वो sp2, और इसका जो संकरण आएगा वो sp। अब बताएं इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है। जो संकरण आया है sp, आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं ना, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे ना। बताएं तो वहां पे क्लियर करेंगे इसको, याद रखिएगा डेल्टा En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। बताएं इसमें यस परसेंटेज, यस की प्रतिशतता sp3 संकरण में कितना, इसमें कितना है ना। तो 4 ठो है, एक ठो यस का कक्षक है और 3 ठो पी का, मतलब इसका स्टेप पूरा थोड़ी ना हुआ है, इधर हाइड्रोजन जोड़ लेना। तो टोटल कई ठो है, 4 ठो, 3 ठो पी है, 1 ठो यस है। 100% में अगर चारों में डिवाइड करेंगे तो यस का कितना परसेंटेज आएगा, 25%। कॉमन ना। बताएं यहां पे 3 ठो है, 1 ठो यस है, 2 ठो पी है, तो 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 33.33%। और यहां 2 ठो है, 1 ठो यस का, 1 ठो पी का, तो बताएं परसेंटेज कितना आएगा 21 से 50%। तो बताएं सबसे ज्यादा प्रतिशत यस लक्षण किसका है, प्रतिशत यस लक्षण किसका है, ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड कहने का अर्थ समझते हैं, जिसका हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी जिसमें बंधों की संख्या सबसे ज्यादा, डेल्टा En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की संख्या बड़ा, देखें इसमें पाई बॉन्ड 1 नहीं, इसमें पाई बॉन्ड 2 ठो, 1 ठो, इसमें पाई बॉन्ड 2 ठो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी बढ़ेगा तो भी डेल्टा En बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं समझ में आएगा ये केस, कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे ना, सब खत्म, जहर हो जाएगा सब ना, सब आसान हो जाएगा। कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से, मतलब नोट से ना बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन, तो बेफिक्र रहे, समय आने दे, वेट करें। तो डेल्टा En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसके अनुसार
इसके अनुसार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें सबसे ज्यादा उसका डेल्टा ई एन भी सबसे ज्यादा, और जिसका डेल्टा ई एन सबसे ज्यादा उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा। देखें इसमें सबसे ज्यादा एस परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका, पी का, सॉरी एस पी का। अभी पी परसेंटेज देख लें, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे कितना परसेंट, 75%। भाई 25 ये 75 पी का बचन ना, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 66.66%। दो पी के है ना, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 50%। बताएं अगर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर की बात करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ई एन जो होगा वो यूनिवर्सल होएगा किसके, परसेंटेज पी कैरेक्टर। याद रखिएगा सब आएंगे यूज में, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर के ना। अब अगला केस देखें, जो डेल्टा ई एन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और यूनिवर्सल होता है बॉन्ड लेंथ। डेल्टा जी एन जो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और यूनिवर्सल किसके होता है, बॉन्ड लेंथ के। इसका मतलब समझते हैं कि जिसका डेल्टा ई एन का मान सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा, और जिसका बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। अब देखें एक एग्जांपल, जैसे यही देख ले, यही इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका, एसपी संकरण का ना। अब बताएं जब सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर एसपी संकरण वाले का है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका। कॉमन है ना। अब बताएं बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ इसका क्या होएगा, सबसे कम। यूनिवर्सल बंद लंबाई, बंद की लंबाई इसकी सबसे कम। अब यहां पे देखिए, यहां पे इसकी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे कम, जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे कम उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे कम होगा उसका डेल्टा ई एन भी सबसे कम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे कम होगा इसका डेल्टा ई एन भी सबसे कम होगा, और जिसका डेल्टा ई एन सबसे कम उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो बताएं इसमें बॉन्ड लेंथ इसका सबसे ज्यादा और इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका सबसे ज्यादा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम। अब अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लें, अभी पिछला वाला केस देखिए, पिछला वाला केस जो पिछले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ाए थे, बताएं इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होएगा, अम्लीय। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। अब यहां पे लिखे हैं डेल्टा ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। इसका मतलब जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा उसका डेल्टा ई एन भी सबसे ज्यादा, और जिसका डेल्टा ई एन सबसे ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ है, याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ना समझ लीजिएगा ना। तो अब बताएं इसका डेल्टा ई एन सबसे कम, क्यों का सबसे कम, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे कम, और जिसका डेल्टा ई एन सबसे कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, सबसे कम। वो केस वो डेल्टा ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ना। अगला केस देखें, जैसे मान लें क्वेश्चन भी करवा रहे ना, जैसे मान लें आपको दिया क्वेश्चन में सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन में आपसे कहा कि बंद ध्रुवीयता, बॉन्ड पोलैरिटी का घटता क्रम बताएं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बॉन्ड पोलैरिटी का घटता क्रम। तो बताएं बॉन्ड पोलैरिटी का घटता क्रम क्या होएगा। सबसे पहले हमें डेल्टा ई एन का अंतर मालूम रहना चाहिए। इसका वैल्यू कितना हम लोग जानते हैं, 4 ना। इसका वैल्यू कितना 2.8, इसका वैल्यू कितना 2.5, इसका वैल्यू कितना 3, इसका कितना होता है 0.9। खोल के देखिए, लिखवाएं, वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। पॉलिंग स्केल याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा ना क्वेश्चन फंस जाएंगे आप। तो बताएं जो डेल्टा ई एन का अंतर आ रहा है, डेल्टा ई एन का अंतर इसमें कितने का आ रहा है, 3.1 का इसमें। अब बताएं यहां पे 0.9 ना, सब में 0.9 ही रहेंगे ना। बताएं यहां पे अंतर कितने का आ रहा है 1.9, घटा दे, अंतर देख ले दोनों का। यहां पे कितना आएगा 1.6 ना। यहां पे कितना आएगा 0.9, 2.1। ये डेल्टा ई एन का अंतर है। अब क्वेश्चन पूछा क्या है आपसे, बॉन्ड पोलैरिटी का घटता क्रम। तो बताएं सबसे ज्यादा पोलर कौन होंगे, ये सोडियम फ्लोराइड,
इसके बाद कौन होएगा? सोडियम क्लोराइड। इसके बाद कौन होएगा? सोडियम ब्रोमाइड। और सबसे कम कौन होएगा? सोडियम आयोडाइड। बॉन्ड पोलैरिटी का घटता क्रम ना। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, एग्जाम्पल जैसे देखें, इसमें पूछ लिया, बताएं कौन से ऐसे अणु हैं जो ध्रुवीय हैं और कौन से अणु हैं ऐसे हैं जो अध्रुवीय, मतलब ध्रुवीय और अध्रुवीय को छाटें। तो बताएं इसका कितना वैल्यू फास्फोरस का 2.1, हाइड्रोजन कितना 2.1, मैग्नीशियम कितना 1.2, इसका कितना 3, इसका कितना 3.0, इसका कितना 2.1। अब देखिएगा पॉलिंग स्केल में, पॉलिंग स्केल जो भी बताए हैं, बताएं इसमें डेल्टा एन का अंतर कितने का आया? 0 का। इसमें कितने का है? 1.8। इसमें कितने का है? 0.9। तो नॉन पोलर, इन सब में नॉन पोलर कौन है? अध्रुवीय कौन है? ये देखिए, जिसके डेल्टा एन का अंतर 0 आया वो क्या होएगा? नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर ना। तो अगला केस है प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक लक्षण। तो परसेंटेज आयनिक लक्षण जो निकालने का फार्मूला है 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालने का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताएं लिथियम फ्लोराइड का प्रतिशत आयनिक लक्षण क्या होगा, क्वेश्चन पूछा। तो देखें, जैसे लिथियम है, लिथियम का कितना EN होता है? 1, और फ्लोरीन का कितना होता है? 4। बताएं इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितने का? 3 का। ये क्या आ गया? डेल्टा EN। अब आए वैल्यू को यहाँ ऐड कर दें, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा EN कितना? 3 प्लस 3.5 इंटू 3/2। तो प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 48 प्लस 31.5। अब इनको जोड़ दें, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 79.5। ये लिथियम फ्लोराइड का प्रतिशत आयनिक लक्षण कितना? 79.5। अब जैसे मान लें आपको क्वेश्चन दिया कि ए लिथियम क्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी पोटेशियम क्लोराइड, डी रुबिडियम क्लोराइड। तो आपको ना क्वेश्चन पूछ लिया कि बताएं डेल्टा इसमें प्रतिशत आयनिक लक्षण सबसे ज्यादा किसका होगा ना। या फिर एक क्वेश्चन और देखें, ए सोडियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी एल्युमिनियम क्लोराइड और डी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसमें आपसे पूछ लिया दोनों में प्रतिशत आयनिक लक्षण सबसे ज्यादा किसका होगा, चाहे ज्यादा पूछ ले चाहे कम पूछ ले। अब आप करोगे क्या? जैसे मान ले आपको अगर कुछ ना मालूम रहेगा, सिर्फ ये फार्मूला मालूम रहेगा, तो आप करोगे क्या? लगोगे चारों का निकालने और क्वेश्चन, टाइम निकल जाएगा ना। अब एक क्वेश्चन इसको करने में अगर आप हल करने जाएंगे तो मिनिमम 2 मिनट ज्यादा करेगा गिरे हालत। तो हमें डायरेक्ट करना है ना। देखें डेल्टा EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, डायरेक्ट। अब यहां से क्या क्लियर होगा कि जिसके डेल्टा EN का अंतर, जिसका डेल्टा EN सबसे ज्यादा उसका प्रतिशत आयनिक लक्षण भी सबसे ज्यादा। अब बताएं इसमें सब में कॉमन क्या है? क्लोरीन। और क्लोरीन का हम लोग जानते हैं 3 होता है। अब यहां पे देखिए कॉमन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब जानते हैं हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे
टॉप टू बॉटम, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो बताएं डेल्टा एन घटता है बढ़ता है? जब जब ई एन का मान घटेगा तो डेल्टा एन का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अरे बता, सोचे ना, अच्छा एक एग्जाम्पल दिखा दे आपको, इसका 1 है, इसका 3.0, याद रखिएगा, हम आपको ट्रिक बता दिए हैं, बाकी समझा दे रहे हैं आपको। बताएं यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा नहीं, यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? 2.1, ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा? तो बताएं सबसे ज्यादा प्रतिशत आने का लक्षण किसका प्राप्त होएगा आपको पूरे कंपाउंड में, जिसका ई एन का मान सबसे ज्यादा? आप रख के देख सकते हैं। अच्छा हाँ, हम आपको तो पोटेशियम और रुबिडियम का वैल्यू भी ना बताएं इसका कितना मान लेंगे हम लोग? 0.8, इसका हम लोग कितना मान लेंगे? 0.7। तो डेल्टा एन सबसे ज्यादा किसका आएगा? रुबिडियम क्लोराइड का, जिसके डेल्टा एन का मान सबसे ज्यादा, उसका प्रतिशत आने का लक्षण भी सबसे ज्यादा। अब ये क्वेश्चन देख लें, ये क्वेश्चन बता, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट यहाँ पे कितना 3 है, इसका क्लोरीन का 3 है ना, और सोडियम का कितना 0.9, इसका कितना 1.5, इसका कितना 1.8, इसका कितना 2 सॉरी इसका 0.9, 1.2, 1.5, 1.8 सिलिकॉन का। तो बताएं अब 1.8 इसका आ रहा है, इसका 0.9, अंतर सबसे ज्यादा किसका आएगा? इसका। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत आने करेक्टर किसका हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड का। आप चाहें तो हल करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा ना। एक क्वेश्चन भी दे दे रहे हैं आपको, जिसे हाइड्रोजन फ्लोराइड का आपको प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर ज्ञात करना है, निकालना है ना, तो ये करिएगा। बाकी आगे देखें नेचर ऑफ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से डेल्टा एन का क्या लिंक है ना। तो पहले देखें, जो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? बेसिक, मतलब क्षार के ऑक्साइड और क्षार के हाइड्रोक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के ना। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। अधात्विक ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल N2O5, Cl2O7, Cl2 क्या है? अधातु। N2 क्या है? नाइट्रोजन क्या है? अधातु। अब इनके ऑक्साइड है N2O5 और Cl2O7, ये सब क्या है? अधातुओं के ऑक्साइड। तो किस प्रकृति के होंगे? अम्लीय प्रकृति के। अब जैसे Na2O है, MgO है, Al2O3 है, ये सब क्या है? धातु है। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? बेसिक, क्षारीय प्रकृति के। परंतु देखें कुछ केस देखें, जैसे धातुओं के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो उदासीन प्रकृति के होते हैं। उदासीन मतलब क्या? जो ना तो अम्ल की तरह व्यवहार करें, ना तो क्षार की तरह, मतलब ना तो क्या बोलते हैं, OH आयन देना तो H+ आयन देना। और कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब होता है उभयधर्मी। एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी, जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर जाए और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर जाए। तो ये एम्फोटेरिक के एग्जांपल बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड ना, ये सब एम्फोटेरिक के एग्जांपल है। ये एम्फोटेरिक के एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, ये जो कंपाउंड है वो अम्ल और क्षार दोनों की तरह अभिक्रिया करेंगे। अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो H+ को बाहर कर देते हैं, और अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातुओं के एट बनाते हैं। जैसे ये क्या है? सोडियम जिंकेट। अगर एल्यूमिना के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एल्यूमिना के साथ, जैसे देखें Al2O3 क्या है? एम्फोटेरिक है ना। अब इसकी Cl के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? AlCl3 प्लस जल। और जबकि जब एल्यूमिना की अभिक्रिया क्षार के साथ कराएंगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ बनाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस जल, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ना। तो एम्फोटेरिक जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन कर जाए। देखें, जिस तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय, अम्लीय या उभयधर्मी होता है, उनके हाइड्रोक्साइड की प्रकृति भी क्या होगी? क्षारीय होगी या अम्लीय होगी या उभयधर्मी होगी। जैसे एग्जांपल देखें, सोडियम ऑक्साइड लिए, तो सोडियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? क्षारीय। तो इसके हाइड्रोक्साइड की प्रकृति भी क्या होगी? क्षारीय। अब Cl2O है, इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय। अम्लीय किस लिए? क्योंकि ये अधातु है, अधातु का ऑक्साइड। इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय। तो इसके हाइड्रोक्साइड की प्रकृति भी कैसी होगी? अम्लीय। जैसे इसको ना ऐसे लिखते हैं, ये एग्जैक्ट ये है, ये ClO ना। तो जिस तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी, उसके हाइड्रोक्साइड की प्रकृति भी क्षारीय।
जिस तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगी उसके हाइड्रोक्साइड की प्रकृति भी अम्लीय, और जिस तत्व के ऑक्साइड, जैसे मान ले एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। अगर इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराएं और यहां पे जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया, तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का ना होगा, ये भी किस प्रकृति का होगा, एम्फोटेरिक ना। इसका मतलब क्या, नोट करके लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जिस तत्व का ऑक्साइड की प्रकृति जो होएगी, जैसे धातु के ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, क्षारीय ना, तो इसके हाइड्रोक्साइड की प्रकृति भी क्षारीय। क्लोरीन क्या है, अधातु, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, तो इसके हाइड्रोक्साइड प्रकृति भी क्या होगी, अम्लीय। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी, तो उभयधर्मी का हाइड्रोक्साइड बने चाहे उभयधर्मी का, हाँ उभयधर्मी के हाइड्रोक्साइड भी जो होंगे उनकी प्रकृति क्या होगी, एम्फोटेरिक ना। अब यहां रोल का है, जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखें, ये सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5 एटसेट्रा। SO3 भी लिख सकते हैं, SO3 भी लिख लें, आगे SO3 भी लिख सकते हैं, और क्या बोलते हैं Cl2O7 भी लिख सकते हैं ना। तो बताएं ई क्या है, धातु के ऑक्साइड, ई क्या है, धातु के ऑक्साइड, ई क्या है, धातु के ऑक्साइड, एवं उभयधर्मी, ई क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखे देखे ये ना, इस सिलिका ऑक्साइड, ये क्या, अधातु के ऑक्साइड। तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। तो अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति बढ़ी, इसका मतलब क्या कि डेल्टा EN भी क्या होएगा, बढ़ेगा ना, याद रखिएगा। तो यहां डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिव समाप्त होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज समाप्त होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जितने भी केस पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जितने केस पढ़े हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के जितने केस पढ़े हैं, एटॉमिक रेडियस के जितने केस पढ़े हैं, सब से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना, किसी भी एंट्रेंस का। अगला चैप्टर जो आप लोग का स्टार्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिकल में है ना। तो क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, आप लोग क्वेश्चन करिएगा और इस मेहनत खूब करें, खूब मेहनत करें, मिनिमम 10 से 12 घंटा मेहनत करें। अगर नीट के एस्पायरेंट हैं तो, अगर आग लगा हुआ है दिल में कि हाँ नीट क्वालिफाइड करना ही है, तोड़ना ही है, तो 10-12 घंटे भी हम कम बता रहे हैं ना। इतना होना चाहिए नींद ना लगे कि हाँ जब तक हम मेडिकल कॉलेज में ना चले जाएंगे नींद ना लगेगा। अरे यार अगर हमें नींद ना लगता ना तो हम डॉक्टर ही ना होते, नींद लग गया तभी ना आज डॉक्टर ना है। तो हम नहीं चाहते कि जिसे हमारा हुआ है वैसे आपका भी हो। सिलेक्शन लीजिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को ना। तो अगले लेक्चर मिलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके ना।